हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम अवकलन डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में सीमांत उत्पत्ति, सीमांत लागत, सीमांत आय, सीमांत उपयोगिता, इन सब अवधारणाओं का, मार्जिनल कंसेप्ट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और इनको समझने के लिए हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को काम में लेते हैं, क्योंकि हम अवकलन को सीखने के बाद आगे देखेंगे कि सीमांत उत्पत्ति कुल उत्पत्ति का प्रथम अवकलज होती है। इसी प्रकार सीमांत आय कुल आय का और सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का प्रथम अवकलज होती है। तो अर्थशास्त्र में सीमांत विश्लेषण को हम डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, हमने y और x के फलनात्मक संबंध का हमने अध्ययन किया था और हमने उसको इस रूप में व्यक्त किया था कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी y x का फलन है। यहाँ y और x दो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, y x पर निर्भर करता है। यदि यदि x में डेल्टा x की थोड़ी सी वृद्धि होगी तो y में भी परिवर्तन होगा, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। यानी यदि x में डेल्टा x की अल्प वृद्धि होती है तो y में भी डेल्टा y के बराबर परिवर्तन होगा और हम इसको इस रूप में ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। यानी हमने पहले के प्रारंभिक फलन को नए फलन में से घटा दिया है, जबकि हमने x को डेल्टा x के बराबर उसमें वृद्धि की है। और अगले स्टेप में हम देख सकते हैं कि दोनों पक्षों को x से भाग देने पर, डेल्टा x से भाग देने पर हम उनको इस प्रकार रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। विद्यार्थियों, हम जो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x है, इसको हम परिवर्तन की औसत दर कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए इस बात का बहुत महत्व होता है कि x में एक इकाई परिवर्तन होने पर y में कितना परिवर्तन होगा। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x यह व्यक्त करता है, यह y में होने वाले उस परिवर्तन को व्यक्त करता है जो x में एक इकाई परिवर्तन होने से प्राप्त होगा। और हम इसको इस रूप में बोलते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। विद्यार्थियों, इसमें हम डेल्टा y बाई डेल्टा x में हम किसी फलन को सूचित करने वाले वक्र के दो बिंदुओं को मिलाकर जो कॉर्ड बनता है उसका ढाल हम डेल्टा y बाई डेल्टा x से उसे व्यक्त करते हैं। और जब डेल्टा x बहुत ही थोड़ा है, शून्य है, तो हम उसे इस रूप में व्यक्त करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और डेल्टा y बाई डेल्टा x की जो सीमा है उसे हम डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम dy बाई dx से कहते हैं। यानी dy बाई dx क्या है? dy बाई dx किसी फलन का जो वक्र है उसके एक बिंदु पर
स्पर्श रेखा का ढाल dy/dx कहा जाता है। और फलन के किसी फलन को सूचित करने वाले वक्र के दो बिंदुओं के बीच का जो स्लोप है, ढाल है, उसे हम डेल्टा y/डेल्टा x कहते हैं। और जब डेल्टा x में होने वाला परिवर्तन बहुत थोड़ा है तो हम इसे dy/dx से सूचित करते हैं। तो विद्यार्थियों, डेल्टा y/डेल्टा x ये परिवर्तन की औसत दर है और dy/dx ये परिवर्तन की तात्कालिक दर है, शीघ्र दर है। और dy/dx में एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल मापा जाता है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें OX अक्ष पर x की मात्रा मापी गई है और OY अक्ष पर y मापा गया है। यहाँ पर फलन को सूचित करने वाले जो फलन है हमारा y = फंक्शन ऑफ x के रूप में है, इसको सूचित करने वाला ये वक्र आपको दिखाई दे रहा है। इस वक्र के दो बिंदु हैं a और ये b। इन a से b तक जाने पर x में डेल्टा x की वृद्धि होती है और y में डेल्टा y की वृद्धि होगी। तो डेल्टा y/डेल्टा x है वह परिवर्तन की औसत दर को सूचित करेगा। और लेकिन जैसे ही हम b से a की तरफ आते हैं, b बिंदु से a की तरफ आते हैं हम, तो आप देख रहे हैं कि जो कॉर्ड है वो छोटा और छोटा होता चला जाएगा। जैसे आप C और A कॉर्ड को देख सकते हैं, D और A कॉर्ड को देख सकते हैं। B से A की तरफ आने पर ये छोटा और छोटा होता चला जाएगा। और यदि हम A बिंदु पर जो वक्र है उस A बिंदु पर हम इसका स्लोप देखेंगे तो वह स्पर्श रेखा का स्लोप होगा, जो कि यहाँ पर TT ये स्पर्श रेखा आपको दिखाई दे रही है। और ये जो B से A की तरफ आने पर जो कॉर्ड छोटा और छोटा होता जा रहा है वह A बिंदु पर TT स्पर्श रेखा में बदल जाता है। तो इस प्रकार dy/dx में दो बिंदुओं को मिलाकर कॉर्ड का ढाल मापा जाता है और dy/dx में एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल मापा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि dy/dx में जो x में होने वाला परिवर्तन है वह बहुत थोड़ा होता है, शून्य होता है और नगण्य होता है। विद्यार्थियों, हम dy/dx को हम x के सापेक्ष y का अवकलन गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम y इज फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है, उस स्थिति में हम dy/dx को अवकलज कहते हैं। और विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो ये dy/dx है इसका मतलब ये नहीं है कि dy में dx का भाग दिया गया है। dy/dx मात्र एक चिन्ह है अथवा संकेत है जो ये बताता है कि यदि डेल्टा x टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा x शून्य है, नगण्य है, तो डेल्टा y/डेल्टा x का सीमावर्ती मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि dy/dx वक्र के किसी बिंदु पर वक्र का ढाल बताता है और वक्र का बिंदु बदलने पर जो उसका ढाल है वह भी बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर dy/dx का मान भी अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हम dy/dx के कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि हम dy/dx को अवकलज कहते हैं, जबकि y
चर x चर का फलन है, y इज फंक्शन ऑफ x। विद्यार्थियों, किसी दिए हुए फलन के अवकलन गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट या अवकलज को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। और यहाँ चूँकि हम अवकलन के नियमों का सरल रूप में अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर मैंने अवकलन की जो विश्लेषणात्मक विधि है उसको काम में नहीं लिया है। मैंने यहाँ पर सीधे अवकलन के जो सूत्र हैं, प्रमेय हैं, उनको ही आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आपके लिए यह आसान रहेगा। नियमों के माध्यम से, प्रमेयों के माध्यम से अवकलन की प्रक्रिया को समझना आपके लिए आसान रहेगा। तो हम अवकलज और अवकलन की धारणा को समझने के पश्चात हम अब अवकलन के नियमों की चर्चा करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, इनको आप ध्यान से समझिए, इनको आपको याद भी रखना होगा। और आपके एग्ज़ाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप इन अवकलन के नियमों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अवकलन का पहला नियम, जिसको हम पावर रूल कहते हैं। पावर रूल क्या है विद्यार्थियों? इसको मैंने यहाँ दिखाया हुआ है आपको। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स की पावर n है। y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इसका dy बाई डी एक्स या इसका डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स और x की पावर n माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि पावर रूल के अंतर्गत जो पावर है वह आगे यहाँ आ गई है, x के आगे यहाँ ये गुणा हो गई है और x की पावर 1 कम हो गई है। तो इसको आपको याद रखना है। आप इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो इसका dy dx होगा 5x की पावर 4, क्योंकि x की पावर हमारे को 5 दी हुई है तो इसमें से 1 कम हो गई, तो x की पावर 4 और जो x की पावर 5 है वह यहाँ आगे x के आगे हमने इसको गुणा कर दिया है, तो यह हो गया 5x की पावर 4। इसी प्रकार यदि y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x है, तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों कि यहाँ पर x की पावर 1 है। यहाँ पर x की पावर 1 को हमने हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन उसकी पावर 1 है, तो इसका dy dx हम इस प्रकार निकालेंगे 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 एक्स की पावर 0, और यह एक्स की पावर 0 चूँकि 1 के बराबर होती है, तो अंततः हमारा जो आंसर होगा वह 1 होगा, 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि y इक्वल टू यदि x है तो dy dx 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, y इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर 4। अब विद्यार्थियों, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दी हुई है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं और आसानी से पावर रूल के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर रूल के आधार पर इसको सॉल्व करने पर नेक्स्ट स्टेप आपका यह हो जाएगा और उसके आगे का स्टेप यह होगा, और हम इसको सिंप्लीफाई करके इस रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ, x की पावर 1/2। आप इसको इस रूप में कन्वर्ट करने पर आसानी से इसका dy dx निकाल सकते हैं।
x की पावर 1/2 है, जिसको हमने डिवाइड x निकालते समय पावर ये आगे लिख ली है, और x की पावर हाफ में से हमने -1 किया है सूत्र के अकॉर्डिंग, और सॉल्व करके हमारे को इस प्रकार प्राप्त होगा नेक्स्ट स्टेप। और हम x की पावर -1/2 को हम इस रूप में लिखेंगे। x की पावर -1/2 का मतलब होता है 1/√x। x की पावर हाफ का मतलब है माइनस हाफ का, x की पावर -1/2 का मतलब है 1/√x। तो आपका अगला स्टेप यह प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अवकलन का दूसरा नियम है y यदि k है, k यहाँ पर अचर है, स्थिरांक है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, और उस स्थिति में dy/dx 0 होगा। उसका उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, ये मान लीजिए y 10 है, तो 10 एक अचरांक है, अचर संख्या है, तो उसका जब हम dy/dx निकालेंगे तो उसका dy/dx 0 होगा, क्योंकि किसी भी अचर राशि का अवकलन गुणांक या अवकलज 0 होता है। इसके बाद हम इसका तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम अवकलन का है कि यदि किसी अचर राशि तथा x के फलन के गुणनफल का अवकलन गुणांक अचर राशि और उस फलन के अवकलन गुणांक के गुणनफल के बराबर होता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए y cu है और u इज फंक्शन ऑफ x, u x का फलन है। उस स्थिति में dy/dx हम कैसे निकालेंगे? dy/dx जो हमारा अचर राशि है c है, उसको हम एज इट इज लिखेंगे और u का हम अवकलज लिखेंगे, यानी u का हम अवकलन करेंगे। तो आप उदाहरण के रूप में इसको देखिए, y 6 x की पावर 4। 6 यहाँ पर c है, स्थिरांक है, और इससे स्थिरांक से जो x का फलन का गुणा किया हुआ है x की पावर 4, हम इसको इस रूप में लिखेंगे। dy/dx ऐसे निकालेंगे, 6 इंटू जो x की पावर 4 है उसका अवकलज। तो x की पावर 4 का अवकलज क्या है? 4x की पावर 4 - 1, जो कि हम पावर रूल से निकाला है हमने। आगे इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे, 6 इंटू 4 करेंगे 24, और x की पावर 4 - 1 करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार जो 6x की पावर 4 इसका जो अवकलन होगा वह होगा 24x की पावर 3। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, y 4x है तो dy/dx 4 होगा, क्योंकि x का जो अवकलज है वह 1 होता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर dy/dx 4x का dy/dx 4 होगा। इसी प्रकार अवकलन का चौथा नियम है, जिसको हम फलनों के जोड़ एवं बाकी का अवकलन गुणांक कहते हैं। यानी यदि हमें दो फलन दिए हुए हैं, u और v दो फलन हैं और दोनों ही x के फलन हैं, u इज फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो ऐसी स्थिति में dy/dx उन दोनों फलनों के जोड़ या दोनों फलनों को जोड़ने या एक दूसरे से घटाने पर उसका अवकलज आएगा। तो y यदि u प्लस माइनस v है तो dy/dx du/dx प्लस या माइनस जो भी चिन्ह है, प्लस और माइनस dv/dx। तो इस प्रकार दो अलग अलग फलन हैं, उनका अवकलज हम अलग अलग निकाल कर उनको जोड़ते या घटाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि y 2x² +
10 x की पावर 5 है तो उसका dy dx 4x प्लस 10 x की पावर 4 होगा। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। y इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 8 x की पावर 4 प्लस 10 है तो उसका dy dx इन तीनों फलनों का अलग अलग अवकलन करके हम निकाल सकते हैं। जो हमने निकाला हुआ है यहाँ पर dy dx इक्वल टू 12x² माइनस 32x की पावर 3 प्लस 0, क्योंकि 10 का 0 होगा क्योंकि 10 अचर है, कांस्टेंट है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने अवकलन के इस वीडियो में 4 नियम सीखे हैं और हमने अवकलन की प्रक्रिया और अवकलज और अवकलन की धारणा को सीखा है। इसको हम आगे दूसरे वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे हम इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक